कर लो। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था बच्चों कि ये साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और जब साइनाइड अपने डी ऑर्बिटल की तरफ बढ़ता था तो मैंने आपको सिखाया था कि दो इलेक्ट्रॉन पेयर होकर यहाँ चले जाते हैं। तो यही वो रीजन है बच्चों कि ये जो लिगेंड यहाँ आता है, तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन और इसके में ज्यादा रिपल्शन तगड़ा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन को मजबूरन ये जगह छोड़नी पड़ेगी, और मजबूरन ये जगह छोड़नी पड़ेगी तो कहीं तो जाएगा, उड़ के हवा में तो चला नहीं जाएगा, तो ये अपना ऑर्बिटल चेंज कर लेता है और यहाँ से यहाँ आ जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये दो इलेक्ट्रॉन क्यों यहाँ पे आ रहे थे, इसकी वजह से वो ये कारण था, यहाँ रिपल्शन इतना ज्यादा होता है कि ये यहाँ आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई वीक फील्ड लिगेंड आ रहा है, कोई वीक फील्ड लिगेंड आ रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में इतना रिपल्शन नहीं होता, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो पाते। और ये वीक फील्ड लिगेंड, अगर पानी ले लूं तो ये पानी जो है आगे के ऑर्बिटल को इस्तेमाल करता था, जिसको हम कहते थे आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल। उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत आपको समझ आया। मनन ने पूछा था ना कि क्यों हाई एनर्जी हो जाती है, मनन क्लियर हुआ? हाई एनर्जी क्यों होती है? रिपल्शन की वजह से। आगे बढ़ूं? चलिए अब वापस से हम आपको स्प्लिटिंग करके दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों स्प्लिटिंग को। ठीक है जी, देखिए मान लेते हैं कि ये है आपका वो 5 डी ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5। ठीक, अभी आप इनको बोलेंगे बच्चों डी जनरेट ऑर्बिटल्स, डी जनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, अभी इन पांचों की एनर्जी सेम है, उस पांचों की एनर्जी सेम है, इसीलिए वर्ड यूज हो रहा है डी जनरेट। डी जनरेट मतलब होता है इक्वल एनर्जी, है ना, इनकी एनर्जी इक्वल है। अब जैसे ही सारे लीगेंड्स इनकी तरफ अप्रोच करना शुरू करते हैं, नोट माय वर्ड, जस्ट शुरू करते हैं, मतलब अभी लीगेंड्स अपनी राह से चलना स्टार्ट हुए। जैसे मैंने आपको समझाते हुए बोला था कि प्रिंसिपल मैम राउंड पे निकली है, तो जब राउंड पे निकली है तो सारी क्लासेस की धक धक एकदम हार्ट बीट बढ़ गई, सबकी एक साथ, कि शायद हमारी क्लास में तो नहीं आ रही, हमने कल वो कांड किया था, कहीं हमारी क्लास में तो नहीं आ रही, सबको अपने अपने बुरे कर्म याद आ जाते हैं। तो बच्चों पांचों की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है कुछ इस प्रकार से, पांचों की एनर्जी 1 2 3 4 5, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल फील्ड। ठीक है, आपका लीगेंड जो है सारी तरफ से सेम अमाउंट में आ रहा था, सब तरफ से 6 के 6 लीगेंड आ रहे थे और सब एक साथ आ रहे थे, तो पांचों की एनर्जी बढ़ गई, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल फील्ड में एनर्जी का हाई होना, सिमेट्रिकल फील्ड में एनर्जी का हाई होना। अब लीगेंड्स जब शुरुआत में तो एक साथ बढ़े थे, अब वो एक पर्टिकुलर एक्सिस पे जा रहे हैं। कौन कौन से एक्सिस पे जा रहे हैं? एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे। तो जो इन तीन एक्सिस पे लोब्स होंगे उनका एनर्जी और ज्यादा बढ़ने लगेगा। जैसे मान लीजिए मैडम ने फर्स्ट फ्लोर क्लियर कर दिया राउंड मार के, तो फर्स्ट फ्लोर की धक धक डाउन, अब उन्हें समझ आ गया कि भाई फर्स्ट फ्लोर पे मैम नहीं आएंगी, सेकंड फ्लोर पे मैडम चल रही है, तो अब सेकंड फ्लोर वालों की एनर्जी हाई हो जाएगी, फर्स्ट फ्लोर वालों की एनर्जी डाउन हो जाएगी। तो उसी प्रकार से जब एक्स लीगेंड्स और अप्रोच करेंगे, पास आने लगेंगे सेंट्रल मेटल एटम के, तो वो पर्टिकुलरली इन ऑर्बिटल्स पे ज्यादा आएंगे। ये कौन सा ऑर्बिटल है बच्चों? ये ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और इन एक्सिस पर कम आएंगे। किन एक्सिस पर? ये डी एक्स वाई पर, डी वाई जेड पर और डी जेड एक्स। तो लीगेंड्स के पास आने की वजह से देखो स्प्लिटिंग हो गई है, इसको ही कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। और ये जो स्प्लिटिंग हुई है ये हुई है अनसिमेट्रिकल फील्ड की वजह से, अनसिमेट्रिकल फील्ड की वजह से। अनसिमेट्रिकल फील्ड मतलब लीगेंड्स सिर्फ एक्सिस पर आए, एक्सिस के जो बीच में जगह है वहां पे नहीं गए, तो वहां पे नहीं गए तो ये एक्सिस के बीच में होते हैं तो इनको एनर्जी मिली नहीं, रिपल्शन हुआ नहीं। ठीक, और ये एक्सिस वाले हैं तो लीगेंड्स भी यहीं गए थे, इसलिए इनकी एनर्जी हाई हुई। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है ऑक्टाहेड्रल की। डन। अब यहां से लेके यहां तक जो ये एनर्जी का गैप आ गया है, इस एनर्जी को गैप कहते हैं डेल ओ, इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डेल ओ का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। कुछ लोग इसको स्टेबलाइजेशन बोलते हैं, मैं भी कई बार यही वाला वर्ड यूज कर लेता हूं, पर अभी मैं इसको स्प्लिटिंग बोल रहा हूं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? डेल ओ से। यहां से देख लीजिए डेल ओ से, डेल ओ से नहीं तो आप इसको 10
DQ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक यूनिट है, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि 10Q लिया है और DQ क्या होता है। अभी हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि हमें इस पे कुछ भी न्यूमेरिकल या इसका किसी भी डिटेल में नहीं जाना। ठीक, अब आगे सुनिए, ये दोनों के बीच में जो गैप होता है वो गैप होता है ये, और इस लाइन को कहते हैं बच्चों बैरी सेंटर। कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं बैरी सेंटर। इस लाइन को कहते हैं बैरी सेंटर। डन। अब इस लाइन से ऊपर इतनी एनर्जी बढ़ गई इनकी और इस लाइन से नीचे इतनी एनर्जी घट गई इनकी, तो इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं इनके नाम को मिटा रहा हूं बेटा, नाम को यहां लिख देते हैं dx² - y² और dz²। ठीक, अच्छा इनको क्या कहते थे, कंबाइन करके T2G बोलते थे और इनको कंबाइन करके EG बोलते थे। तो यहां से यहां तक अगर एनर्जी पूछी जाए तो यहां से यहां एनर्जी अगर DQ के रिस्पेक्ट में पूछी जाए, DQ के रिस्पेक्ट में, तो भैया ये 2 है तो उल्टा याद कर लो 6 DQ, और यहां पे से यहां तक लेके 4 DQ हो गए, दोनों जोड़ के 10। ठीक है जी, ये इंक्रीज हुआ है एनर्जी और यहाँ एनर्जी डिक्रीज हुआ है। तो कई बार माइनस भी लगा लेते हैं, -6 माइनस प्लस का 4, सॉरी -4 प्लस का 6 बोल देते हैं, पर मैं सिंबल से अभी नहीं खेल रहा क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स में नहीं घुसना। ये याद करना जरूरी है। हाँ, ये याद करना जरूरी है कि 6 DQ ऊपर है, 4 DQ नीचे है। ऑल दो पेपर में नहीं पूछा गया है आज तक, लेकिन क्या पता पूछ ले, कॉन्सेप्चुअल बना के पूछ ले। ज्यादा चीजें CFT से नहीं पूछी है। अगर आपको मैंने प्रीवियस ईयर की PDF भेजी है, आप उसमें देखना कि जो टॉपिक 3 है इसमें PDF में, या टॉपिक 2 है शायद, अभी देख के बता दूंगा आज, उसमें CFT के जितने क्वेश्चंस हैं वो इतने डिटेल में नहीं पूछे गए, बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है। पर हम एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए, आगे आप ये ना कहें कि सर एक बार CFT फिर से पढ़ा दो। इसीलिए मैं CFT को डिटेल में दोबारा पढ़ा रहा हूँ कि आपको और दिमाग में घुस जाए। अच्छा, अगर आपको DQ के रिस्पेक्ट में नहीं बताना, आपको डेल O के रिस्पेक्ट में बताना है, तो उसको इस तरीके से बोलते हैं। देखो डेल O के आगे कुछ भी नहीं लिखा ना, तो ये 1 डेल O हो गया, 1 डेल O। अब इस 1 के टुकड़े कर लो, कैसे टुकड़े करोगे, यहां लिखोगे 0.6 डेल O और यहां लिखोगे 0.4 डेल O। देखो दोनों को जोड़ के देख लो बेटा, 1 डेल O बनेगा। अगर आपको 0.6 हजम नहीं हो रहा है तो आप इसको आई थिंक 3/5 लिख लो, 3/5 डेल O, और इसको लिख लो आप 2/5 डेल O। आप 2/5 और 3/5 इसको भी जब जोड़ेंगे तो 1 डेल O ही बनेगा। ठीक है जी, तो ये था आपका स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल। अब ध्यान से सुनिए, ये गैप आपको जो दिख रहा है इसको हम डेल O बोलते हैं, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक, अच्छा मैं एक और तरीके से दिखा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। बेटा मेरे को ये मिटाना पड़ेगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ चीज समझानी, मैं इसको मिटा रहा हूँ। लो जी बच्चों, आप देख सकते हैं कि मैंने फिर से स्प्लिटिंग कर दिया है। तो ये दिखाने के लिए स्प्लिटिंग करा है कि यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है, आप मुझे बताइए यहां से तक की, यहां तक की वैल्यू को क्या बोलते हैं, यहां से देख के बताइए। डेल O। डेल O है ना, डेल O। अच्छा अगर डेल O ना बोले तो और क्या बोल सकते हैं, 10 DQ बोल सकते हैं। अच्छा बीच की लाइन को क्या बोलते हैं, बीच की लाइन को बोलते हैं बैरी सेंटर। बैरी सेंटर। अच्छा बैरी सेंटर हो गया। बैरी सेंटर से ऊपर ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनका नाम क्या है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में इनका नाम है EG। एक्सियर। क्या नाम है, EG। T2G। T2G। पर्टिकुलर नाम तो DXY, DYZ, DZX। इसका पर्टिकुलर नाम पूछे तो dx² - y², dz²। और सुनते जाओ, इससे ऊपर अगर मैं DQ के रिस्पेक्ट में पूछूं कितनी एनर्जी बढ़ी है, तो आप कहेंगे सर यहां से लेके यहां तक 6 DQ बढ़ गई, और यहां से लेके यहां तक 4 DQ घट गई, 4 DQ घट गई। मैं पूछूं यहां से लेके यहां तक ऊपर जो है डेल O के रिस्पेक्ट में बताओ कितनी बढ़ गई, तो कहोगे सर 0.6 डेल O बढ़ गई और 0.4 डेल O घट गई। कहां से लेके कहां तक, यहां से लेके यहां तक, और ये यहां से लेके यहां तक। ठीक, मैं पूछूं नहीं बेटा इसके रिस्पेक्ट में नहीं, मुझे तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू बताओ, डेसिमल वाली मत बताओ, तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू होगी फिर
3/5 डेल ओ, और इसकी वैल्यू होगी सर 2/5 डेल ओ। अब आप देख सकते हैं, मुझे बताइए कि इसका डेल ओ और ये वाला डेल ओ, कौन सा डेल ओ आपको ज्यादा दिख रहा है, बताइए तो, बोलिए बच्चों, सर दूसरे कौन सा वाले को। del O ज्यादा दिख रहा है? ये वाला? नहीं सर, वो नहीं सर, भाई, दूसरा वाला। दूसरा वाला। थोड़ा सा जल्दी रिस्पॉन्स, देखो यार आप रिस्पॉन्स नहीं सर करोगे ना। आवाज लेट सर पहुंच रही है। दोनों ऑक्टाहेड्रल के है ना? हाँ, दोनों ऑक्टाहेड्रल के ही हैं, बस एक में आपको डेल ओ की वैल्यू छोटी दिख रही है, एक में आपको डेल ओ की वैल्यू ज्यादा दिख रही है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि जो ज्यादा वैल्यू है ना बच्चों, ये एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, और जो कम गैप है ना बच्चों, ये एक्चुअली में वीक फील्ड लीगेंड है, और ये वैल्यू ऐसे ही ज्यादा है इसकी। तो एसएफएल के केस में बच्चों स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, जबकि डब्ल्यूएफएल यानी कि वीक फील्ड होता है तो एनर्जी कम होती है, मतलब इतनी ज्यादा बढ़ी नहीं। अब वही बात है, आपको अभी भी बताया था कि वीक फील्ड आता है तो इतनी रिपल्शन नहीं करेगा, और इतना रिपल्शन नहीं करेगा तो एनर्जी भी कम बढ़ाएगा। और एसएफएल आ गया तो बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है, और बहुत रिपल्शन होता है तो बहुत एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक, ये उसी प्रकार से है। अब इसको समझने के लिए फिर से हम किसी टीचर का एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके स्कूल में कोई एक ऐसा टीचर है जो थोड़ा सा सख्त है और वैसे मतलब नॉर्मल है, बताओ किसी टीचर का नाम। एवरेज वाले नहीं, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है तो कहीं चला ना जाए। कोई और, आदित्य साहिब, आप स्कूल गए हैं आज तक? यस एवरेज सर। में कोई टीचर का नाम लो जिससे बच्चे थोड़े बहुत डरते हैं, और मतलब इतना नहीं डरते पर थोड़े बहुत डरते हैं। प्रतिमा मैम। मैम, रिधिमा मैम, ठीक है। तो ये है जी आपकी रिधिमा मैम। हमारे स्कूल में तो नहीं है कोई रिधिमा, ठीक, रिधिमा मैम। और ये है जी प्रिंसिपल मैम। प्रिंसिपल मैम, जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं जो लाइन बोल रहा हूँ वो आपको पकड़ लेनी है, उसी लाइन से आपको दिमाग में रहेगा। ऑल्दो आपको ये सब सेट हो चुका है, अब आप भूलने की भी कोशिश करोगे तो भी आप इस चीज को नहीं भूल पाओगे। 2 बार पढ़ा दिया है, ठीक, और वीडियो देखोगे तो 3 बार हो जाएगा, बाकी न्यूमेरिकल करेंगे तो 4 बार हो जाएगा। अब सुनिए, जब रिधिमा मैडम आती है तो बच्चों को इतना ज्यादा पता नहीं, मतलब इतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होता कि चलना मैडम आ जाएंगी तो क्या, बस डांट देंगी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन फिर भी एक हल्का सा तो डर रहता ही है कि यार डांट तो पड़ेगी कम से कम, तो वो थोड़ा बहुत एनर्जी का गैप आ जाता है। लेकिन जब प्रिंसिपल मैम आती है तो बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ती है कि अगर प्रिंसिपल मैम हमारी क्लास में आ गई और मेरा नाम ले दिया तो पक्का मेरा नाम काट देगी, है ना। जैसे मैं, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बोलूँ, ये ऊपर वालों के लिए, ये ऊपर वाले क्या सोच रहे हैं, अगर यहाँ पे मैं होता, यहाँ पे, तो मैं सोचूंगा अरे रिधिमा मैम अगर आ गई तो डांटेंगी ज्यादा ज्यादा, लेकिन थोड़ा सा तो डर है ना मेरे अंदर डांट के लिए, तो मेरी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ी। लेकिन यहाँ पे मेरे को डर पता क्या लग रहा है कि अगर प्रिंसिपल मैम मेरे पास आ गई तो मेरा नाम काट देंगे, तो वो ज्यादा डर है, इसलिए एनर्जी ज्यादा बढ़ गई। सिमिलरली यहाँ पे जैसे ही रिधिमा मैम मेरी क्लास से निकल गई तो मैंने कहा चलना यार, आती तो भी क्या कर लेती, चली गई कोई दिक्कत नहीं, तो मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो गई क्योंकि मेरी बढ़ी ही नहीं थी इतनी एनर्जी। लेकिन यहाँ पे जब प्रिंसिपल मैम मेरी क्लास के सामने से चली गई, यहाँ वाले केस में, तो मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गया कि भाई साहब आज तो बच गए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया, बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। सर दूसरे वाले में स्प्लिटिंग ज्यादा हुई है तो बेटा सत्यम नहीं आ पा रही आवाज, नहीं आ पा रही आपके सर दूसरे वाले में स्प्लिटिंग ज्यादा हुई है तो उसमें भी सेम एनर्जी रिलीज होगी। सेम एनर्जी रिलीज होगी? 10 DQ मतलब। नहीं समझ पा रहे बेटा, क्या बोल सर ये बोल रहे हैं 10 DQ, दोनों में 10 DQ हाँ, रहेगा कि ज्यादा है हाँ तो हाँ ज्यादा हाँ रहेगा। हाँ हाँ बेटा, ये ना 10D मतलब ये जितनी भी एनर्जी हो, जितनी भी एनर्जी हो उसको 10 के रिस्पेक्ट में नाप लेते हैं, और ये भी जितनी भी एनर्जी हो उसको भी 10 के रिस्पेक्ट में नाप लेते हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये कम हो जाएगा तो ये 8 DQ हो जाएगा, और ये और बड़ा हो जाएगा तो ये 50 DQ हो जाएगा, नहीं, ये 10 DQ ही रहेगा। 10 DQ को अपने हिसाब से लोग अरेंज कर लेंगे, ठीक। जैसे एक दर्जन में केले 12 ही रहेंगे, अगर बंदे तुम 12 हो तो एक एक केला मिल जाएगा, बंदे बढ़ गए तो आधा आधा केला मिल जाएगा, लेकिन रहेंगे 12 केले। ऐसा नहीं होगा कि बंदे ज्यादा आ गए तो मैंने केले ज्यादा मंगा लिए, नहीं, मेरे पास 1 दर्जन केला है, उसी में मेरे को रेशो बांटना है, ठीक। तो 10 DQ ही है, 10 DQ के हिसाब से ही रेशो बटेगा, चाहे आप गैप कम करो चाहे आप गैप ज्यादा करो। ये SFL का है, WFL का है, ये रिधिमा मैम है और ये प्रिंसिपल मैम है। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए, क्योंकि ये शायद हम बना रखा है वैसे तो मैंने।
पर इतना डिटेल नहीं लिखा हुआ, ये डिटेल नहीं लिखा हुआ, सिर्फ बना के छोड़ दिया मैंने नोट्स। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बढ़ते हैं फिर आगे बच्चों। ओके अब आगे बढ़ रहे हैं, मैं कुछ काम की चीजें मिटा देता हूँ बस, मतलब सॉरी जो काम की नहीं है वो, और फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। इसे मिटाऊंगा नहीं क्योंकि मिटा दिया तो बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा आपको फील लाने की। ठीक, अब सुनिए, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, यानी कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, यानी कि जिसको हम डेल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसको 10 dq से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा एक आपका होमवर्क है, मुझे बताइएगा सर्च करके कि dq की फुल फॉर्म क्या है या dq का मतलब क्या है। ठीक है जी, बड़ा अजीब सा नाम है, मेरे को ध्यान भी नहीं है, इसलिए मैंने आपसे बोला कि इसको जरा पढ़ के आना। ठीक है, dq का कोई अभी देखो, अभी गूगल करो, बताओ क्या नाम है इसका dq का। डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा। डिफरेंशियल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा। क्वांटा। तो देख ही लो क्या अजीब सा नाम है ना, तो इसलिए इसको मैंने आपको बताया नहीं। ठीक, अब आगे सुनो बच्चों, तो ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, ये जो कम हो रही है ज्यादा हो रही है, ये किस किस पर फैक्टर पर डिपेंड करती है, मतलब कब कम होगी कब ज्यादा होगी। तो बच्चों ये मेटल एटम का चार्ज, उम्मीद करता हूं आपको एक ऊपर तक दिखाई दे रहा है। जितना सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज बढ़ेगा, है ना, फॉर एग्जांपल मान लो कोई M2+ है और कोई M4+ है और ये रहा लिगेंड, ये, तो आप मुझे बताइए जल्दी लिगेंड कहाँ हमले करने की कोशिश करेगा, 2+ पे या 4+ पे? 2+। 4+, बेटा 4+, क्योंकि 4+ का मतलब है ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जो है हमेशा नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट ज्यादा ही करेगा। नेगेटिव चार्ज कौन है? अरे लिगेंड, लिगेंड पर लोन पेयर है ना इलेक्ट्रॉन के, या नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, तो सबका काम क्या, वो नेगेटिव चार्ज ही तो है, बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स है। जिसका स्प्लिटिंग कम है और जिसका स्प्लिटिंग ज्यादा है, तो यानी कि वहां सेंटर मेटल एटम का चार्ज ज्यादा कम हो सकता है। जिसका चार्ज ज्यादा उसमें स्प्लिटिंग ज्यादा, जिसका चार्ज कम उसका स्प्लिटिंग कम। कौन से चार्ज की बात कर रहा हूँ? सेंट्रल मेटल एटम की, इस वाले चार्ज। आई होप सेकंड फैक्टर पे, सेकंड फैक्टर है बच्चों लिगेंड। लिगेंड में आपको मैंने बता ही दिया है, अगर SFL होगा, SFL होगा तो डेल O की वैल्यू ज्यादा रही होगी। अगर बेटा WFL होगा यानी वीक फील्ड लिगेंड, तो बेटा डेल्टा O की वैल्यू कम होगी, ये देखो दिखाई रखा है। ठीक, और तीसरा केस है बच्चों Z इफेक्टिव, यानी कि न्यूक्लियर का इफेक्टिव चार्ज। अब Z इफेक्टिव को फिर से समझा देते हैं। मान लीजिए ये रहा न्यूक्लियस, यहाँ पे एक शेल, एक शेल, एक और शेल, एक और शेल, और यहाँ पे लिगेंड का इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब आपको भी पता है कि न्यूक्लियस का चार्ज यहां तक जो पहुंचेगा वो थोड़ा सा रुक रुक के, या कह सकते हो थोड़ा कम पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आपने बहुत बार ये वर्ड सुन लिया है, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग करने की वजह से न्यूक्लियस का चार्ज वहां तक कम पहुंच पाता है, और जो चार्ज पहुंच रहा है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं पहुंचा पा रहा, क्योंकि बीच में उसको रुकावट पैदा हो रही है। तो इस न्यूक्लियर के चार्ज को हम कहते हैं Z इफेक्टिव। तो जो ज्यादा Z इफेक्टिव यहाँ पहुंचेगा, यानी वो जल्दी अप्रोच करेगा, लिगेंड जल्दी वहां पे हमला करने आएगा। तो Z इफेक्टिव की वैल्यू यहां लिख दें, अगर Z इफेक्टिव की वैल्यू बड़ी है किसी की, तो बच्चों वहां पे डेल्टा O की वैल्यू भी बड़ी होगी। ठीक है जी, और चौथा फैक्टर मैं आपको नहीं सिखा रहा, तो मैं चौथा यहाँ लिख भी नहीं रहा। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, Z इफेक्टिव में थोड़ा सा ट्रेंड है। जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो आपको पहले मिलेगा 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज, मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो नीचे जाते टाइम बच्चों Z इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है। अगर Z इफेक्टिव की वैल्यू नीचे जाते टाइम बढ़ती है बच्चों, तो डेल्टा O की वैल्यू भी बढ़ेगी। और मैंने यही आपको कहा था कि नीचे जाने पर सारे के सारे लिगेंड्स जो हैं
SFL का काम करने लगते हैं। क्यों? वही देखो ना, डेल्टा O जिसके लिए ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तो वो SFL ही तो हुआ। इसीलिए मैंने कहा था कि नीचे जाने पे सारे के सारे लिगेंड जो है 4D और 5D के लिए, ऑल लिगेंड्स आर SFL, ये मैंने आपको सिखाया। ये तो हो गया टॉप टू बॉटम Z इफेक्टिव के बारे में। अब जरा लेफ्ट टू राइट देख लेते हैं। तो लेफ्ट टू राइट हम कहाँ ड्रॉ करें? हम लेफ्ट टू राइट यहाँ ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे स्कैंडियम से लेके जिंक तक। जब आप यहाँ जाओगे ना बच्चों, तो आपको याद होगा कि इधर जाने पे साइज कम होता है, लेफ्ट टू राइट साइज कम होता है। साइज कम होगा तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा O की वैल्यू भी, और इधर जाने पर अगर आपको सेम चार्ज के दिख जाए, जैसे मान लीजिए आपको ये दिख गया, जैसे मान लो मैग्नीज 2+ दिख गया, है ना, मैग्नीज का आता है आयरन 2+, फिर आता है कोबाल्ट 2+, फिर आता है निकल 2+। मान लो आपको ये सारे आ गए चारों के चारों, और मैं कहूं कि बताना किसकी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ज्यादा है, तो आपको कहोगे सर पहला फैक्टर चेक कर दो। आपने कहा सर पहला फैक्टर ये है कि जिसका चार्ज ज्यादा उसका स्प्लिटिंग ज्यादा। अब आप बताओ क्या आप चार्ज के रिस्पेक्ट में आंसर दे सकते हो? नो सर। नहीं, क्योंकि चार्ज तो सेम है। तो सर सेकंड फैक्टर देखते हैं, लीगेंड्स। अरे सर आपने तो लीगेंड्स ही नहीं लिखे, चलो लीगेंड्स नहीं लिखे तो हटाओ। तीसरा फैक्टर Z इफेक्टिव, जिसका Z इफेक्टिव ज्यादा होगा उसका स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। अब ये देखो ये 3D के बंदे हैं, तो 3D के बंदे इधर जाने पे Z इफेक्टिव बढ़ता है। अगर आपको ये याद नहीं है कहाँ पे फंसते हैं, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम,